हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि इकोनॉमी से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम देखते हैं इकोनॉमी कैसे पढ़ना है। अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर पेपर को, सीडीएस, एनडीए या एफ कैट, तो इकोनॉमी से स्टैटिक पार्ट से देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन वही करंट अफेयर्स में ज्यादा हो इकोनॉमी जैसा सिचुएशन, तो वही उसके क्वेश्चन का जो रेशियो है वो 14 से 15 या 16 पहुंच जाता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पीएमसी बैंक बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इस बार सीडीएस के एग्जाम में पूछ लिया था। और भी बहुत सारे जो हैं बैंक, तो हो सकता है बंधन बैंक भी था, तो बंधन बैंक अगले एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए ये जो इकोनॉमी है, आपको इसका स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर से इसे हमेशा रिलेट करके देखना है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में आपको सभी पार्ट के बारे में बताया था कि पॉलिटी को कैसे करंट अफेयर से रिलेट करना है, हिस्ट्री को भी कैसे रिलेट करना है, आईआर को कैसे रिलेट करना है। यहाँ पे इकोनॉमी मस्ट है करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो इसे हमेशा इंटरकनेक्ट आपको करके रखना है। तो इसमें जो पहला पार्ट हमें पढ़ना है वो है मनी और बैंकिंग। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है मनी बैंकिंग में, मनी में कैसे मनी आया, कैसे मुद्रा जो होती है वो आया, कैसे इमर्ज होके कैसे आया, और आ भी गया तो अब इसकी कैसे कितने टाइप है, जैसे मेटॉलिक मनी, कमोडिटी मनी, पेपर मनी। आज जो चेक का यूज करते हैं, आज हम पेटीएम इतना आधुनिक हो गए हैं, पेटीएम का यूज कर रहे हैं, गूगल पे का यूज कर रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट बना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो क्रिप्टो करेंसी हमेशा बन रहा है, आईएएस में भी बन रहा है, यहाँ तक या इसमें सीडीएस में, एएफ कैट में, एनडीए में। तो ये हम मनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कि बैंक रन कैसे करता है। इस पे भी कई क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में देखें तो बैंक रन क्वेश्चन बना जो बैंकिंग से था, एसएलआर वाला क्वेश्चन बना जो बैंकिंग से था, और जो क्वेश्चन है कौन सा जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसमें लिक्विडिटी कौन सा, वो भी बैंकिंग से था। बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे। तो ये वाला पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना है, तो इसे हमें एकदम प्रायोरिटी देनी है। इस सब्जेक्ट को अगर हमें जाना है, इकोनॉमी छोड़ना भी है, पढ़ना भी है, तो हमें मनी बैंकिंग पढ़ लेना चाहिए, तभी एग्जाम में देना चाहिए। ये छोटा सा यूनिट है, इसे आप पढ़ लें तो 7 से 8 क्वेश्चन, आप 7 से 8 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आता है, 3-4 क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बैंकिंग में क्या पढ़ना है। बैंकिंग में ये पढ़ना है कि बैंक रन कैसे करता है, यानी कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड अपना पैसा जमा करता है बैंक, और बैंक उसी जमा हुए पैसे को लोन में इन्वेस्ट करता है जो बिजनेस फंड है, इसी तरह काम करता है। ये हाउस होल्ड हो गया, इधर ये बिजनेस फंड हो गया। ये जो यहाँ पे लोग हैं पैसा जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, 3 से 4% उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है। वही पैसा बैंक हाउ यहाँ पे बिजनेस फंड को एलोकेट करता है, यानी लोन में देता है, इसको 10-12% देता है। वो जो बीच की मार्जिन बचती है वही बैंक का प्रॉफिट होता है, और उसी में से आपको पैसा जो लोग इसमें जमा किए हैं वही पैसा उनको दे देता है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग वाले यूनिट में। दूसरा जो यूनिट है वो है बजट का। बजट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बजट और जीएसटी। इसमें है क्या, बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट की आय का जो संसाधन है, साधन है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। आप चर्चा में सुने होंगे कि ये पीएसयू बिक रहा है, ये पीएसयू बिक रहा है। वो क्यों बिकता है? वो कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू, की कैपिटल रिसिप्ट में कुछ पैसा है। इससे बार बार क्वेश्चन बनता है, फिजिकल डेफिसिट जैसा कॉन्सेप्ट सब लोग हर जगह न्यूज में आप सुनते होंगे। तो ये सामान्य सी बात है। आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट जैसा कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में बजट, जीएसटी, इसे एक और जोड़ सकते हैं फाइनेंस कमीशन। इस वाले पार्ट में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो सरकार का रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ खर्च करती है सरकार, फिजिकल डेफिसिट जैसा कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे। इरेज वल्लभ का है। हाँ, इसमें हम फाइनेंस कमीशन को भी देख लेंगे। और एक अलग पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। उस चैप्टर का नाम है सेक्टर जीडीपी,
सेक्टर, जीडीपी, और उसी वाले पार्ट टॉपिक में हम इन्फ्लेशन भी पढ़ लेंगे। इन्फ्लेशन, सेक्टर, जीडीपी और इन्फ्लेशन इस वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे। ये भी हमेशा पूछता है, पर कैपिटा इनकम आप सुने होंगे कि इंडिया किस स्थान पे है, परचेजिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट पिछले साल यूपीएससी में पूछा था, परचेजिंग पावर, वो इसी यूनिट से बार बार उठा कर पूछता है। तो जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज हम इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। और एक अलग यूनिट है, उसे हम अदर कैटेगरी में, ये 3 यूनिट महत्वपूर्ण है, मनी एंड बैंकिंग, बजट, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी वाला, और ये इन्फ्लेशन, सेक्टर, जीडीपी और इन्फ्लेशन वाला। अब हम देखेंगे कि अदर वाला टॉपिक, इसमें हम देख लें, अदर में अगर देख लें तो बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि पुअर्टी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। भारत में गरीबी कितने तरीके की होती है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का एग्जाम कोई ना हो, तो इस पे पूछता है गरीबी कितने तरीके की होती है, प्लस बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है, भारत में किस तरीके का, एक डेवलप कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, एक डेवलपिंग कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारा टॉपिक हम अदर में पढ़ लेंगे। प्लस 5 ईयर प्लान, सीडीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो 5 ईयर प्लान के टॉपिक से बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम 5 ईयर प्लान भी इसी वाले पार्ट में पढ़ लेंगे और समझेंगे कि कैसे सारा चीज वर्क करता है। एक अलग टॉपिक के रूप में देख लें, अदर में जोड़ लें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एचआरडी, और एचआरडी इसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस वाले टॉपिक से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक स्वाभाविक सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जब किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कराने का उस देश में एक अच्छा साधन होता है। कोई भी कंट्री आपके देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो देखती है, क्योंकि वो जब बिजनेस लगाएगी, कोई भी फर्म आपके देश में लगा रही है, तो ये देखेगी कि एक दूसरे जगह से कनेक्टिविटी कितनी है, आपका रोड सही है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे सही है कि नहीं, आप कितना वहां पे खर्च किए हैं इन सारी चीजों पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जैसा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे बीओपी वाले में, एक टॉपिक छूट रहा है उसको भी आप लिख लीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन बन रहा है। इसको भी आप एक प्रायोरिटी में अगर देखें तो इसको प्रायोरिटी में दूसरे तीसरे नंबर पे रख लें, क्योंकि जो हम किसी देश से जो ट्रेड करते हैं, जैसे चाइना से हमने एक्सपोर्ट किया और चाइना से हमने इंपोर्ट किया, चाइना को एक्सपोर्ट किया, तो अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है सरप्लस में रहेगा। अगर वहां से हम इंपोर्ट ज्यादा मात्रा में करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा जो ट्रेड है डेफिसिट में रहेगा। डेफिसिट में जब ट्रेड रहेगा तो हम उससे पैसे में भी डेफिसिट में रहेंगे। यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को काउंट होता है कि कितने पैसे का हमने उससे ट्रेड किया। अगर हमने ज्यादा पैसा वहां पे लगाया, ज्यादा दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट में कम पैसा गेन किया, तो हम डेफिसिट में रहेंगे। ऐसे ही चाइना से देखेंगे तो वो इसमें 2 तरीके का अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो आप सुने होंगे बार बार करंट अकाउंट डेफिसिट। जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट घटता है, क्रूड ऑयल का दाम भी बढ़ता है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगा होगा, तो इससे इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आरबीआई जो बैंकिंग के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल का काम करती है वो फेल कर जाता है अगर सिचुएशन बीओपी वाला उसमें इमर्ज होके आ जाए। तो ये इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले यूनिट से, यानी बैंकिंग से। ये कई टॉपिक हैं, आप बढ़िया से इसे नोट कर लेंगे। आज का टॉपिक हम बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग में हमने आपको इंट्रो में ही बताया कि बैंक कैसे काम करता है। हाउस होल्ड से पैसा लेता है, बिजनेस फंड को देता है लोन में, हाउस होल्ड से जो पैसा लेता है सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में, वो आपको कम इंटरेस्ट देता है, जैसे कि 4%
किसी किसी बैंक का जो है वो सेविंग अकाउंट पे 6 से 7% वो एफडी पे है, एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे। अब ये जो लोन देता है बिजनेसमैन को लोन देता है, बिजनेसमैन को जो लोन देता है वो 10 से 11%, 12%, और जो बीच का इसको मार्जिन मिलता है वो 7 से 8% मिलता है। इसी से ये प्रॉफिट गेन करता है। लेकिन अभी सिचुएशन इतना खराब है बैंकिंग सेक्टर का कि एनपीए बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग सुने होंगे कि विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग ये लोन लेके बाहर चले जाते हैं, तो एनपीए के सिचुएशन में वो फंस जाता है। इसलिए बैंकों की फंडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बैंक अगर कोई डूबता है तो देश की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें हमेशा न्यूज में बनी रहती है, इसीलिए ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। इन सारे टॉपिक को आपको रटना नहीं है। मैंने आपको रटा दिया बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिविटी पकड़ लिए हैं कि ये है भारत देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। सीआरआर मैंने बताया, एक लाइन बताया। बल्कि आपको सब्जेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपका नॉलेज इतना डेवलप हो कि आप सब्जेक्टिविटी वाले मैटर को भी आप हैंडल कर सके, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से टेकल कर सके। अगर ये देखें, ये समझ यहाँ पे जो आपकी विकसित होगी, समझ विकसित होगी तो आपको एसएसबी में भी काम आएगी। आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छी जानकारी है, बैंकिंग सेक्टर में जो इतना एनपीए हो रखा है, इतने भगौड़ा जो है पैसा लेके भाग जा रहे हैं, अगर अच्छी जानकारी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अच्छा वहां पे कन्वर्सेशन कर पाएंगे। यहां तक कि रिटेन के साथ साथ आप इसी लेक्चर से समझ विकसित करके आप एसएसबी भी क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट है। मैंने इकोनॉमी स्टार्ट करने का मकसद यही मेरा कि हर एक चीज इकोनॉमी पे डिपेंड है। जिस देश का आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, आप गांव में ही देख लीजिए, गांव में किसी शहर में ही देख लीजिए, किसी भी आदमी का आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उसकी सामाजिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करता है, ऐसे ही वो सामाजिक स्थिति मजबूत धीरे धीरे होने लगती है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि पैसा हो, सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं हो, लेकिन एक समय के बाद स्थिति आती है, कंडीशन आती है कि पैसे की वजह से उसकी सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगती है। सेकेंड स्टेज पे अगर हम देखें तो सामाजिक स्थिति के साथ वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगता है, तो राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो सारे सब्जेक्ट हैं, सारी जो स्थितियां हैं वो इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम इकोनॉमी को अच्छे से समझ लिए, ये क्वेश्चन तो कम आता है, 12 से 13 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में तो 15-16 क्वेश्चन, लेकिन ये आप ये चैप्टर, ये पूरा बैंकिंग या इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट आपका एक समझ विकसित करता है। आपका समझ विकसित हो गया तो आप रिटेन के साथ साथ एसएसबी भी क्रैक करेंगे, और भी सारे विषय जो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, क्योंकि हिस्ट्री में भी इकोनॉमी वाली सिचुएशन मैटर करती है, तो आप समझ पाएंगे और हर जगह आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे असफल भी होते हैं, एसएसबी आपका नहीं भी निकलता है, तो लाइफ में कहीं भी आप इकोनॉमी समझ के अपने इकोनॉमी को सही कर सकते हैं। आप कहीं भी रहेंगे मस्त रहेंगे। इसलिए इस चैप्टर को हमें, इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझना चाहिए। तो हमने समझ लिया पहले कि कैसे बैंक काम करता है, प्रॉफिट पे लोगों से पैसा लेता है, लोन में देता है। तो हम समझ लेते हैं कि उसके पास पैसा आता कैसे है। बैंक है, बैंक के पास जो पैसा पूरा आता है उसे हम कहते हैं एनडीटीएल। इसे आप नोट कर लेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये होता है एनडीटीएल, यानी बैंक के पास जितना भी पैसा आया वो होता है एनडीटीएल। इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट में है डिमांड लायबिलिटी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन इससे भी बना है। डिमांड लायबिलिटी और दूसरा है टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी में क्या होता है, सेविंग अकाउंट, जो आप पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट सबका होगा ही बैंकों में। सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, यानी 3 से 4%, 3.5%। इसका भी यूज करती है आरबीआई, जो है इसका यूज करती है। हम समझेंगे कि मार्केट में इसका यूज कैसे आरबीआई अपने हथकंडे के रूप में करती है, कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन आ जाए, बहुत ज्यादा चीजों की, वस्तुओं का जो दाम है बढ़ जाता है, तो इसे कैसे यूज करते हैं। या तो बिजनेस फंड बहुत स्लो डाउन में चल रहे हैं, स्लो डाउन वाली स्थिति है, मार्केट इकोनॉमी बहुत बूम नहीं कर रही है, उस वाली स्थिति में इसका प्रयोग करती है, तो उसे हम आगे समझेंगे।
तो यहाँ पे इसमें डिमांड लायबिलिटी में सेविंग अकाउंट आता है, करेंट अकाउंट आता है, प्लस एक आता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट इसमें आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, यानी कि इस पे आप एक टाइम लिमिट के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपको इससे इंटरेस्ट रेट 2-3% ज्यादा मिलता है, यानी 6 से 7% मिलता है। तो इसमें ज्यादा पैसा जमा करना लोग सही मानते हैं कि इसमें पैसा ज्यादा हम जमा करेंगे तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। और एक होता है आरडी, एक होता है आरडी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट। और एक होता है एसएसडी, स्टाफ, लिख लीजिएगा आप लोग, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये इसमें होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझना है। क्वेश्चन इसमें बन गया कि ज्यादा इसमें तरल कौन है, तरल मतलब इंग्लिश में से बोले लिक्विडिटी, किसमें, इन सारे चीजों में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किसमें है। क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर यूपीएससी में कि आप किस चीज को जल्दी से करेंसी में लेके मार्केट में जल्दी से खर्च कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया था उसमें ऑप्शन था कि लिक्विड सबसे ज्यादा कौन सा है। ऑप्शन दे दिया पहले नंबर पे करेंसी, दूसरे नंबर पे सेविंग अकाउंट, तीसरे नंबर पे एफडी, और चौथे नंबर पे भी दे दिया कि ये सीए करंट अकाउंट। तो हम देखेंगे करेंसी तो आपके हाथ में ही है, करेंसी ज्यादा लिक्विड है, उसे मार्केट में आप तेजी से उतार सकते हैं। दूसरा सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, एटीएम लेके गए, किसी एटीएम से निकाल लिया, बैंक में भी गए तो आसानी से मिल गया। दूसरा एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट उतना तरल नहीं है जितना ये दोनों। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका टाइम लिमिट के लिए पैसा जमा होता है कि 1 साल के लिए हम अपना पैसा फिक्स कर रहे हैं, इसलिए 7 से 8% वहां पे मिलता है आपको। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो टाइम लगेगा, प्लस आपको सम फाइन एंड पेनल्टी लगा के आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो लिक्विडिटी में हमें सबसे पहले रखना ही है, तो हम क्या रखेंगे, करेंसी रखेंगे, और सेकंड पे सेविंग अकाउंट रखेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा होता है टाइम लायबिलिटी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं टाइम लायबिलिटी इज ग्रेटर देन डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि लोग पैसा इसमें जमा करना, हाउस होल्ड जो है वो ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो इसमें पैसा जमा करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए ये हमेशा किसी भी बैंक के पास बड़ा होता है। अब हमें लगता है कि आपको एनडीटीएल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है आपको समझ में आ गया होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब हम आगे समझ लेते हैं कि एनडीटीएल जो होता है, तो इसमें लागू होने वाला जो बार बार क्वेश्चन बनता है, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, फिर बीआर क्या है, बैंक रेट, फिर एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सारी बातें हम एनडीटीएल को समझ लिए हैं, तो इसके हिसाब से समझेंगे। मानिए कि अब एसबीआई है, एसबीआई नहीं एक्सिस बैंक मानिए, एक्सिस बैंक के पास एनडीटीएल में, एनडीटीएल में 100 करोड़ रुपए है। फ्राइडे तक हम इसे काउंट करते हैं, एनडीटीएल आपका कितना है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी जो 2 पार्ट बताया, एक डिमांड लायबिलिटी, एक टाइम लायबिलिटी। तो उसमें हम देखेंगे कि कितना है एनडीटीएल एक्सिस बैंक के पास। तो इसे जो रेगुलेट करती है आरबीआई, सारे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जब भी होगा वो वाला टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे कि बैंक कितने तरीके के होते हैं। उसे रेगुलेट जो करती है आरबीआई करती है। 1934 का जो उसका एक्ट है 1935 में मर्ज होकर आई, उसके हम हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। भारत देश आजाद नहीं था, क्या क्या सिचुएशन बना कि आरबीआई जैसा कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया। अब आरबीआई जैसा कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया तो सारे बैंकों को रेगुलेट कैसे करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में फिर कभी जब होगा पार्ट आएगा तो हम बताएंगे। पहले आप ये मान के चलिए कि जितने भी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, उसे रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई जो नियम और कानून, रूल और रेगुलेशन जो बनाता है वो इनको फॉलो करना पड़ता है। तो एनडीटीएल मानते हैं हम एक्सिस बैंक के पास 100 करोड़। अब इस पे आरबीआई कहेगा भाई आपके पास 100 करोड़ एनडीटीएल है, आप इसका सीआरआर नोट करिएगा, सीआरआर इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये हो गया, कहेगा कि भैया 4% आप
तो पहले रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए पैसा, क्योंकि ये पैसा कमाते कहाँ से हैं? ये पैसा आया लोगों का, हाउस होल्ड का, हम और आप जैसे लोग पैसा जमा कर दिए, बिजनेसमैन गया उसे लोन में ले लिया, तो ये कहेगा नहीं पूरा पैसा लोन में नहीं देना है, 4% CRR आपको क्या करना है? जमा कर लेना है, अपने पास रख लेना है, खर्च ही नहीं करना है। तो इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये जो 4% होता है, इस पे बैंक को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, आप लिख लीजिएगा इसे, नो प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऑप्शन में दे देगा, SLR पे CDS में 2016 में क्वेश्चन पूछा था, CR पे भी पूछ सकता है, CRR पे भी पूछ देगा कि क्या CRR पे बैंकों को प्रॉफिट होता है? आप नहीं जानते रहेंगे तो कहेंगे हाँ होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट इनको नहीं होता, ये बस क्या करते हैं? पैसा रखे रहते हैं। ये हो गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नो प्रॉफिट। दूसरा हो गया SLR, इसा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये फिलहाल में, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी बैठी थी, फिलहाल में ये 18% है। ये क्या होता है? ये इससे डिफरेंट कैसे होता है? इसको भी पैसे को रखना होता है, लेकिन इसको कहां कहां रख सकते हैं हम? पहला रख सकते हैं गोल्ड में। कहां रख सकते हैं? ये आप बढ़िया से नोट करिएगा, क्योंकि पूछ सकता है SLR का पैसा क्या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जानते रहेंगे तभी ना कहेंगे हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो गोल्ड में करते हैं। और कहां करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, यस कर सकते हैं। तीसरा टी बिल में, टी बिल, इसे टी बिल लिखते हैं, टी बिल, टी बिल में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक को, गोल्ड तो आप जानते ही होंगे, गोल्ड क्या होता है? सोना। और यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल, ये हम आपको कभी लेक्चर में बताएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है। बस सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि भारत जो है, भारत हमारा देश है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो बहुत सारी स्कीम लॉन्च करना होता है, इनको बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना होता है, तो इनका जो रेवेन्यू है, इनका रेवेन्यू उतना नहीं हो पाता, बल्कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। यानी इनका जो रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, तो इनको पैसे, तत्काल पैसे की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट जो है अपना सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, 1 साल के अधिक समय के लिए होता है। ट्रेजरी बिल 365 दिन, यानी 1 साल से कम के लिए होता है। तो यहाँ पे ये लॉन्च करता है, और इसे RBI क्या करती है? मार्केट में सेल करती है, मार्केट में सेल करती है। पैसा लोग देते हैं, तो पैसा वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट को देती है। तो ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आगे हम अच्छे से समझेंगे। तो SLR का पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं? गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं 18% तक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल में यूज कर सकते हैं। क्या इसमें प्रॉफिट होता है? यस, गोल्ड में अगर पैसा बढ़ा, रेट बढ़ा गोल्ड का, तो प्रॉफिट करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन करती है कि आप 100 करोड़ दीजिए, मैं आपसे 1 साल बाद 108 करोड़ में इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो प्रॉफिट हो गया। 1 से 2% तक प्रॉफिट होता है, ट्रेजरी बिल में भी होता है। तो SLR का क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में। इस क्वेश्चन के बाद अभी नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेंगे, तब SLR वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी बस इतना यहाँ समझिए कि 18% रखते हैं, 3 जगह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन बैंक रन वाला बना 2011 में, वो कैसे बना? ये रखते क्यों भाई साहब? ये 4%, 18% रख क्यों लेते हैं NDTL का? सारा पैसा हम बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन में कर दें तो ज्यादा प्रॉफिट हो बैंक को। तो इन्वेस्ट करने का पर्पज ये होता है कि एक बार हुआ क्या कि ICICI बैंक के लिए रूमर फैल गया कि ICICI बैंक डूबने वाली है। अब बताइए, अब उसके पास NDTL में मान लीजिए 20 करोड़ रुपए है, NDTL में मान लीजिए 20 करोड़ रुपए है। अब 20 करोड़ वो आया, हाउस होल्ड ने पैसा जमा किया, फिक्स डिपॉजिट हो या करंट अकाउंट में हो या सेविंग अकाउंट में जमा किया, वो सारा का सारा पैसा आप लोन में दे दिया। रूमर ये फैल गया कि ICICI बैंक डूबने वाला है। पूरी जनता जो है पैनिक हो गई कि अरे भाई हमारा पैसा डूब जाएगा। धड़ल्ले से ICICI बैंक के पास पहुंच गई। धड़ल्ले से जब पहुंची तो पैसा ही नहीं, देंगे कहां से महाराज? देंगे नहीं तो ICICI बैंक है, विश्वास उठ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए ये रखा जाता है कि CRR में भैया आप पैसा रखे रहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो में आप अगर 4%, इसका 20 का 4% रखे रहेंगे, SLR में पैसा रखे रहेंगे, तो क्या करेंगे? इन पैसों से हम क्या कर सकते हैं? थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं।
जनता को कंट्रोल कर सकते हैं। भैया आपका 1 लाख जमा है, अभी 10,000 ले लो, इतना भी मिल नहीं पाएगा, ऐसा बैंक करते हैं। तो कुछ समय के लिए हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, फिर स्थितियां सुधरेंगी तो सही हो सकता है। बंधन बैंक के लिए भी, जो अभी बंधन बैंक वाला करंट में था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, बंधन बैंक का भी पूछ सकता है। तो उसमें भी कुछ मामले में, पूरे टॉपिक पे तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना भी समझिए कि उसमें भी कुछ मामलों में ये था कि र्यूमर फैलाया गया है, र्यूमर फैलाया गया, डूब सकता था। तो आरबीआई ने तो सीआरआर एसएलआर का यूज करवाया है उनसे, प्लस रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया कि इतने से अधिक पैसा कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि र्यूमर था, जनता पैनिक हो गई थी, ज्यादा तेजी से वहां जा रही थी और वहां से अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए हम बैंकों में सीआरआर और एसएलआर रखते हैं कि बैंक डूबे नहीं। अब आगे से हम देखेंगे, सीआरआर और एसएलआर हमने अच्छे से समझ लिया। ये क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, बैंक रन क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि बैंक रन करता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आज हो गया। अब हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि बीआर क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट क्या होता है, फिर एमएसएफ क्या होता है, और भी सारी चीजें जानेंगे। और ये भी समझेंगे कि आरबीआई जो होती है कि इसका यूज कैसे इन्फ्लेशन में करती है। मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बैठती है उसको भी हम समझेंगे, कैसे यूज करके इसको हम कंट्रोल करते हैं, डिफ्लेशन भी कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।